तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। और आज है ग्लोबल मार्केट से बेहतर संकेत। कल के उतार चढ़ाव के बाद आज मजबूती भरा ट्रेड दिखेगा या मौके होंगे दोनों ही तरह। निफ्टी है मजबूत तो बैंक निफ्टी कमजोर, दोनों के बीच में तालमेल बिठाकर कहां करें आप फोकस। और कल से नए मार्जिन और पेनल्टी सिस्टम हो रहे हैं लागू, उनकी कैसे करें आप तैयारी, इन सब पर रहेगा आज का खास फोकस। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हाफ वे थ्रू द मंथ ऑफ सितंबर है सर, और काफ़ी सारे क्यूज आए हैं, दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए हैं इस समय तक। तो पर देखते हैं कि आज का एक्शन कैसे रहेगा। तो सर सबसे पहले तो बताइए कि आज के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं। अमेरिकी बाजारों से दमदार संकेत आए। कल भारतीय बाजार बंद होने के वक्त ये तो संकेत थे कि अमेरिका में मजबूती रहेगी। 150-200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा की तेजी होती हुई नजर आई है। और सबसे बड़ी बात यह कि न सिर्फ डाउ उछला बल्कि नैस्डैक, जो ऐसा लग रहा था कि वहां उतनी तेजी नहीं बनेगी, लेकिन नैस्डैक में 2% का उछाल, ये सेंटीमेंट बूस्टर है। आज 3 बजे संसद में रक्षा मंत्री का बयान होगा। चीन के साथ तनाव जो चल रहा है उसके ऊपर संसद में रक्षा मंत्री क्या कहते हैं, ये एक अहम और बड़ा ट्रिगर होगा जिस पर नजर रहेगी। 1:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक भी है जिसमें संसद में कुछ बिल पास किए जाने पर फैसला होगा, उस पर नजर रखिए। लेकिन कल नतीजों के लिहाज से बेहद कमजोर दिन रहा। सेल, पीवीआर, अपोलो हॉस्पिटल तीनों ने बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे पेश किए। आज वेदांता के नतीजे आने वाले थे लेकिन वो टल गए हैं। अब इस महीने के अंत के पहले कभी न कभी आते दिखेंगे। तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको करना है फोकस। बिल्कुल अनिल जी, कई सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर हमें फोकस करना चाहिए। सर आज के ट्रिगर्स और आज के एक्शन की तो बात करेंगे, पर उससे पहले कल आखिरी 1-1.5 घंटे ट्रेड में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो एक तेज हमने गिरावट देखी, काफी वॉलेटिलिटी देखी, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या कोई वजह पता चली अब तक कि क्यों हुआ ऐसा एक्शन? न तो वजह खबरों में सुनने में पता चली है दीप, और न ही वजह डेटा में दिख रही है। सडन एकदम 15 लाख निफ्टी की बिकवाली कुछ ही मिनटों में लगभग 80-90-100 पॉइंट नीचे कोई एकदम से बेच कर जाता है तो कहीं न कहीं डेटा में दिखना चाहिए। वो नज़र नहीं आ रहा है। जब हम डेटा आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, न डेटा में दिख रहा है न ही खबरों में दिख रहा है। नहीं कोई ऐसी कोई खबर आई जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि वो बिकवाली जायज़ थी। अब आमतौर पर ऐसी बिकवाली जो कहते थे कि वो आनन फानन वाली, तुरंत बेचने वाली, कि मैं अभी भेज दूँ 1, 2, 5, 10 मिनट में, नहीं तो बाद में पता नहीं ये लेवल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये कोई इन्फॉर्म्ड सेलिंग कभी कभी आप वैसा होते देखते हैं कि जिसके पास कोई खबर है या जिसको कोई जानकारी है वो ये सोचता है कि मैं बेच देता हूँ, और वो खबर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगी, और उसके दम पर अगर किसी को बड़े मुंह की आशंका होती है, उम्मीद होती है, तो वो बिकवाली होती है। अगर वैसा है तो फिर हमें खबर का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभार ये होता है कि आप कभी कभार गलत ट्रेड कर दें, किसी को 15 लाख निफ्टी लेना और वो 15 लाख निफ्टी लेने के बजाय बेचने का डाल दे, तो भी वो हो सकता है। लेकिन कल वैसा भी नहीं दिख रहा था कि कोई फ्रीक ट्रेड जैसा मामला हो कि किसी को लेने के बजाय बेच दिया हो। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है क्योंकि चूंकि नए एफआईज के डेटा में दिख रहा है, न कहीं फंड्स की सेलिंग के ऐसे फिगर दिख रहे हैं जिससे आप ये सोचें कि फंड्स बेच कर गए। तो या तो फिर ये कि ये बिकवाली किसी खबर आने की आशंका में हुई हो, तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आमतौर पर दीप है ना, मार्केट है ना, मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानकर चलता हूँ कि मार्केट डेटा पर चलता है, न कि खबरों पर। क्यों कि खबर आपके हाथ में नहीं, ना आपको पता है कब कौन सी खबर आएगी, किसी को नहीं पता। तो फिर हर वक्त तो खबर आती नहीं, जब आती है तब आती है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि खबर मार्केट के डेटा को झुठला दे, गलत साबित कर दे। वो होगा और कई बार होगा, लेकिन ज्यादातर बार डेटा आपके लिए सही पड़ते हुए दिखेंगे। और इंस्टेंटली जब एक बड़ा मूव आता है किसी तरह से, अचानक से दिन भर के मजबूत बाजार में अचानक से 5 मिनट में 100 पॉइंट निफ्टी निकल जाए, तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना, अरे ऐसा हुआ क्या, या 500 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल जाए तो ऐसा हुआ क्या। तब आपको उतने शार्प फॉल के साथ खबर तुरंत चाहिए। अगर वो खबर तुरंत नहीं आती तो फिर डेटा भी तो अपना कमाल करेंगे। ऐसा थोड़ी कि खबर एक मुंह कोई आया तो डेटा उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए कल आपको याद हो जब 11,400 के नीचे निफ्टी आया तो हम इसीलिए कह रहे थे कि अगर निफ्टी तेजी से गिरे और 15-20 मिनट तक आपको कोई कुछ ऐसा सुनने को ना मिले कि ऐसा क्या हुआ, तो उसका एक रिबाउंड आना एकदम लाजमी है। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट और है दीप, जो ध्यान में रखने वाली बात है। जो सेलिंग हुई है कल निफ्टी में, वो 11,500 11,525 की रेंज से निफ्टी में सेलिंग हुई, जो 11,400 तक आई है, राइट। तो अब आपको
ये बहुत ज़रूरी है कि इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। तब ये समझ में आएगा कि जिसने बिकवाली की थी वो सही की थी, गलत की थी, वो शॉर्ट कवरिंग के लिए वापस आते हैं या फिर अपनी बिकवाली को होल्ड करते हैं। तो मेरा ये समझना, जिन लेवल से बिकवाली हुई उन लेवल पर अब आपको तेजी के लिए नजर रखनी, यानी कि 11,500 11,525। अगर इसके ऊपर निकलकर आप टिकेंगे तो ये मानकर चलेंगे कि एक गलत किसी ने शॉर्ट कॉल लिया और वो गलत शॉर्ट कॉल के बाद बाजार वापस बाउंस कर गया। अदरवाइज अगर वापस से उस लेवल पर प्रेशर बनता है तो फिर ये मान के चलिए किसी को तो कुछ पता है कि कोई ऐसी खबर आने वाली है जिसकी वजह से बाजार नीचे जा सकता है और उस लिहाज से आपको बिकवाली करनी है। अदरवाइज कल आप देखिए आईटी सेक्टर आपका बेहद मजबूत है, कोई न कोई निफ्टी को सपोर्ट देने आ रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी कमजोर है, लेकिन बैंक निफ्टी की कमजोरी आज और कल से नहीं है, ये काफ़ी दिनों से है। तो बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस तो चली रही। तो मेरा ये समझना है कल के डेटा में और कल की खबर में कहीं कोई ये नहीं दिख रहा कि बाजार इतना तेजी से आखिरी घंटे में गिरा क्यों। और इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का मार्केट है। कल का तो हो गया दीप, आज मज़ा आएगा कि डेटा और खबर में से कौन भारी पड़ता है। और जब तक कोई खबर ऐसी ना आए तब तक मुझे लगता है कि डेटा भारी पड़ता हुआ दिखेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल अनिल जी, तो डेटा का ही सहारा है और हमारा डेटा वैसे भी दिखाता है कि ट्यूसडे का दिन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है जहां तक ट्रेड का सवाल है। आपने बैंक्स की बात करी सर, ये 22,000 के स्तर तक हम पहुंच चुके हैं। अगर 31 अगस्त के रीसेंट हाई से देखें तो बैंक निफ्टी में लगभग 3,200 पॉइंट्स की सेलिंग हो गई है। ये कुछ ज्यादा सेलिंग नहीं हो गई है सर? और क्या 22,000 पर सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को या वहां पर अभी भी स्ट्रक्चर वीक लग रहा है? बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है और कल की जो क्लोजिंग हुई है 22,250 के नीचे की, दीप ये परेशान करने वाली है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि आप देखिए, जब हम मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे बाजार में, आपको जो अब तक की जो लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी वो 22,267 की थी, 22,267 3 दिन पहले। आज और निफ्टी की क्लोजिंग थी 11,278 की, जिस दिन 11,185 का हमने लो बनाया और जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग बाय कॉल था, उस दिन क्लोजिंग निफ्टी पर 11,278 की थी और बैंक निफ्टी पर 22,267 की। तो बैंक निफ्टी ने वो वाला क्लोजिंग बेसिस पर अपना लेवल तोड़ा है। आखिरी उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि 22,000 नहीं तोड़ा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी बहुत वीक है। और इसलिए कल आपको याद हो तो हम इसीलिए बात कर रहे थे कि अगर किसी को ट्रेड लेकर ही जाना है तो फिर वो लॉन्ग निफ्टी और शॉर्ट बैंक निफ्टी होना चाहिए, ताकि अगर बाजार गिरेगा तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा मुनाफा देगा और बाजार बढ़ेगा तो निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रहने की संभावना ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी इसमें कोई डाउट नहीं कमज़ोर है। आखिरी उम्मीद आप 22,000 मानकर चल सकते हैं, 21,900 22,000। अगर इसके नीचे अगर आज बंद देता है तो बैंक निफ्टी में नीचे का रास्ता और खुलता हुआ दिखता है। तब एक चीज़ मैं बता दूं, अभी तक तो निफ्टी बैंक निफ्टी को टिकाए हुए है, बहुत नीचे नहीं जाने दे रहा है। लेकिन अगर 22,000 के नीचे बैंक निफ्टी निर्णायक रूप से ट्रेड करना शुरू करे तो फिर निफ्टी के लिए ऊपर टिक पाना चैलेंज होगा। तो अब भले ही बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं है कि निफ्टी को ऊपर ले जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में वो ताकत बन सकती है कि वो निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश करे। तो इसलिए 21,900 22,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आज ध्यान रखिए। अगर वो टूटता है तो बैंक निफ्टी की कमजोरी बढ़ सकती है और फिर वो निफ्टी में आपको प्रेशर ला सकता है। और इसके विपरीत अगर यहाँ अहम लेवल से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी वापस 22,450 22,650 की रेंज में आ जाता है तो वहां से आपको फिर निफ्टी में 11,550 11,600 के लेवल आ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन बेहद इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है और आपको रेंज शायद दोनों तरफ ट्रेड के मौके भी दे, दोनों तरफ के मौके फिर से बनेंगे। तो अब इस समय आपको न ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना है कि बहुत तेजी सब कुछ बढ़िया है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है। नहीं, आपको बहुत मंदी में भी आना है एकदम से कि अरे 100 पॉइंट 5-10 मिनट में निकल जाता है निफ्टी, इसका मतलब कुछ तो बहुत खराब है। आप एकदम रियलिस्टिक रहिए। और एक और चीज बता दूं, कल के मूवमेंट से जो मुझे आज समझ में आ रहा है ये कि किसी भी वक्त कोई भी किसी तरह की खबर आ सकती है जो बाजार को ऊपर नीचे कर सकती है। तो ट्रेडर्स को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगाकर सिस्टम में डालने, थोड़े डीप डालने। 100-125 पॉइंट का मूवमेंट अगर 5 मिनट में आता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं लगाया, डीप नहीं लगाया, तो पता चला बिना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुई मार्केट नीचे आ गया और आपके नुकसान ज्यादा हो गया। और ये स्टॉप लॉस सिर्फ नीचे की तरफ नहीं, शॉर्ट पोजीशन में भी लगाने हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब दोनों तरफ है, उतार भी चढ़ाव भी। ऐसा नहीं कि खाली कमजोर होना ही वॉलेटिलिटी होता है, जी नहीं। तो दोनों तरफ के ट्रेडर्स को रिस्क बिल्कुल रहेगी इंट्राडे में। तो इसलिए आपके लिए कॉन्ट्रा ट्रेड करना बहुत जरूरी होगा। मजबूत शुरुआत होगी और गैप से ऊपर खुलेंगे तो वहां बिकवाली का सोचेंगे, कमजोर शुरुआत होगी और गैप से नीचे आए तो वहां से खरीदारी का सोचेंगे। तो रेंज को रेस्पेक्ट करेंगे, डेटा देखकर ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एकदम साफ नजर आ रहा है कल के पूरे सेटअप से। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है ऐसे बाजार में, और दोनों तरफ का एक्शन पॉसिबल है। सर, एक्शन की बात करें और खबरों की बात करें तो आज के संकेतों से पहले आज जो 3 बजे रक्षा मंत्री का बयान होगा लोकसभा में बॉर्डर सिचुएशन को लेकर, वो कितना अहम रहेगा? और ऑफकोर्स एक बड़ा डेवलपमेंट है, हालांकि पिछले हफ्ते कुछ नए डेवलपमेंट नहीं हुए, बट इस बयान की कितनी अहमियत रहेगी? दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस बयान की बेहद अहमियत है, क्योंकि सरकार जब संसद में बयान देती तो वो पूरी गंभीरता के साथ और वो रिकॉर्ड के साथ होता है। संसद सबसे बड़ी संस्था है देश की, तो वहाँ के बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज़ साफ है कि संसद में बयान में ऐसा कुछ खास आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा जो कि आपको बड़ा एक्शन के लिए एक डायरेक्शन दे कि बड़ा मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। आमतौर पर जो सिचुएशन है उसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मेरी नज़र किस बात पर है? मेरी नज़र इस बात पर है कि रक्षा मंत्री क्या कहते हैं कि क्या पिछले 4-5 दिनों में, और स्पेशली जब वो मॉस्को जाके आए हैं, उसके बाद से तनाव कम हुआ है या नहीं। अल्टीमेटली आपको रक्षा मंत्री के बयान में सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ यही समझनी है, क्या रक्षा मंत्री के बयानों से ये संकेत मिलते हैं कि चीन के साथ तनाव कम हुआ है, या वो कहते हैं कि नहीं, उसके बावजूद तनाव बरकरार है, सीमा पर दोनों तरफ से सेनाएं तैनात है, तो फिर मामला थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक चीज़ तो वो है कि बयान से संकेत आप क्या लेते हैं कि नहीं, बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक है, मेरी अच्छी बातचीत हुई है, धीमे धीमे हम मामला सुलझा लेंगे, ये सब कर लेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा ये कि नहीं, तनाव बना हुआ है, दोनों सीमा पर दोनों सेनाएं बहुत जमी हुई है, अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं, कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो फिर वो बाजार थोड़ा उसको नेगेटिवली ले सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीमा पर लेकर तनाव को लेकर अगर कोई भी अच्छी या बुरी खबर आती है तो वो बाजार पर इमीडिएट रिएक्शन दिखाएगी, क्योंकि कल के सेशन में जो 2:30 बजे के आसपास का मूव था, वो मूव आमतौर पर इस तरह का होता है कि अगर किसी को पता चले कि सीमा पर तनाव बढ़ा या कुछ गोलीबारी हुई या इस तरह का कोई एक्शन हुआ और अचानक से कोई मार्केट में बेचे, ये मूव उस तरह का था कल जो आपने 2:30 बजे देखा। हालांकि किसी तरह की कोई खबर जो ये कहें कि जो सही हो या गलत हो, र्यूमर्स भी नहीं थी और इस तरह की कोई खबर भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक्शन आप है ना जो कोरिलेट करना चाहते हैं वो किसी इवेंट से कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि अभी भी ट्रेडर्स सावधान रहे, और इसीलिए कल आपको क्लोजिंग के वक्त में यही कह रहा था कि बेहतर तो यही कि आप कोई पोजीशन लेकर जाएं नहीं, आराम से रहें। और आप देखिए आज SGX निफ्टी 5-7 पॉइंट ही ऊपर खुलने के अभी संकेत दे रहा है। तो फिर अगर 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे होना है मार्केट ओपनिंग पे, तो फिर तो ओवरनाइट पोजीशन की रिस्क रहने का कोई मतलब ही नहीं था। ओवरनाइट पोजीशन आप क्यों रखते हैं? ओवरनाइट पोजीशन आप इसलिए रखते हैं कि नेक्स्ट डे आपको गैप मिले। अगर आपकी तेजी की पोजीशन तो आप गैप अप ओपनिंग चाहते हैं, मंदी की पोजीशन है तो आप गैप डाउन ओपनिंग चाहते हैं। अगर वो दोनों ही गैप ना मिले तो रात भर की टेंशन ही क्यों? तो इसलिए जब फ्लैट ओपनिंग के संकेत हो तो फिर फ्रेश पोजीशन आप नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर संकेतों के बीच बना सकते हैं। इसलिए मैं कल कह रहा था कि न्यूट्रल होकर जाइए, और अभी भी मैं ये कहूँगा बाजार को न्यूट्रल होकर अप्रोच कीजिए, न बहुत पॉजिटिव न बहुत नेगेटिव, क्योंकि अब डेटा नहीं, खबर बाजार को चलाएगी अगले 1-2 दिनों तक। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, खबर बाजार को चलाएगी, न कि डेटा। और वो खबर क्या है, न मेरे पास है, न आपके पास है, न किसी के पास है। तो जब जैसी खबर आए उसके लिए आपको मुस्तैद रहना है, एकदम तैयार रहना है और तुरंत एक्शन लेना है। ये आपको तैयारी रखनी है। आपके हाथ में खबर नहीं है, लेकिन आपके हाथ में ये पता है लेवल्स हैं, स्टॉप लॉसेज हैं, टारगेट हैं, वो पहले से आप फीड करके रखेंगे सिस्टम में, तो आप मुनाफा बना पाएंगे। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जी दी। बिल्कुल अनिल जी, तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जैसा आपने कहा डेटा पर डिपेंड करना ज़रूरी है। तो फिर डेटा ही बताइए सर, आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं, क्या रेंज निकल कर आ रही है? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है दीप। FIs के संकेत, घरेलू फंड्स के संकेत और वायदा कारोबार के संकेत तीनों मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। तो बड़े दिनों बाद FIs के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल हुए और घरेलू फंड के संकेत भी नेगेटिव से न्यूट्रल हुए हैं। वायदा कारोबार न्यूट्रल है, सेंटीमेंट अभी भी न्यूट्रल है, मैं बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव नहीं हूँ, ट्रेंड पॉजिटिव है। 11,325, 11,375 ये है आपके लिए सपोर्ट जोन दिन का, और 11,475, 11,550 ये दिन की ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। इस रेंज के कहीं बाहर निकलेंगे तो बड़ा मूव आने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी 21,922,000 दिन का अहम सपोर्ट रेंज है, लेकिन ये रेंज अगर टूटती है तो फिर 21,650, 21,750 तक के लिए रास्ता बैंक निफ्टी में खुल जाता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ से रिस्की हो सकता है अगर 21,900, 22,000 के सपोर्ट को होल्ड नहीं करता है। तो ऊपरी स्तरों पर 22,450, 22,650 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट बनाने की जगह है बैंक निफ्टी में।
दिन की छोटी रेंज 11425, 11475, और आज आप छोटी रेंज को वाकई में छोटी रेंज मानेंगे। 50 पॉइंट की रेंज दी है दीप। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूट्रल होके जाने में फ़ायदा ये है कि जब आपको बैंक निफ्टी 20-25 पॉइंट ऊपर या नीचे के भी नहीं खुलता हुआ दिखे तो फिर पोजीशन रखनी ही क्यों ओवरनाइट। और इसीलिए आज की जो छोटी रेंज निकल कर आ रही है वो 11425, 11475 की है। 11375, 11525 ये आज की मीडियम रेंज है, और 11325, 11575 ये आपके लिए बड़ी रेंज, आपके लिए मीडियम रेंज 11375, 11525, और बड़ी रेंज 11325, 11575। थोड़ी सी डिजिट्स इधर उधर हुई है तो सही है, लेकिन टंग ट्विस्टर है तो वो ध्यान में रखिएगा। अगर कोई खबर आई तो इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश हो सकती है बाजार की किसी भी एक तरफ, अदरवाइज इस रेंज में हम काम चला लेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी 22,000, 22,250 आज की छोटी रेंज है। इस रेंज के जिस किसी तरफ बाहर निकले और आपको मूड बनाना है कि 22,250 के पार निकल कर टिके तो समझिए कि बैंक निफ्टी तेजी के मूड में, और 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो अब और मंदी के मूड में। 21,922, 450 ये मीडियम रेंज है, और 21,750 से लेकर 22,650 ये बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज है। बैंक निफ्टी कमज़ोर दिख रहा है, ये ध्यान में रखिए, और अगर डेटा ने साथ दिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी पे आज मेरी तरफ से शॉर्ट कॉल भी आए। अगर मुझे डेटा ने साथ दिया तो मैं खबर के दम पे नहीं, मैं डेटा के दम पर दूंगा, और अगर डेटा ने साथ दिया तो शायद आ भी सकता है। एक और चीज़ जो दीप बड़ी नज़र आ रही है वो है यहाँ रेंज की लिहाज से आपको दिखेगा 21,750, 22,650 ये आज की बड़ी रेंज। जी दीप। बिल्कुल, तो ये आपके लिए रेंज निकल कर आ रही है, और अनिल जी की डेटा रीडिंग बैंक निफ्टी की तो अनमैच्ड है। तो देखते हैं कि आज मार्केट्स खुलने के बाद वहां पर कैसा एक्शन रहेगा। सर, जो थोड़ा आप फिर ऐसे रेंज दे रहे हैं, एफआईएस की पोजीशनिंग से भी कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं, और जो वायदा कारोबार के डेटा है पीसीआर और विक्स वो क्या बता रहे हैं? दीप देखिए, एक चीज़ ये है कि आप देखिए सीरीज की शुरुआत हमने लगभग 75% प्लस के एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन के साथ की थी, और वहाँ से इस एफआईएस ने 25% अपनी पोजीशन कम कर ली। कल के जो एफआईएस के नेट लॉन्ग डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ दीप 51% है। 25% अपनी नेट लॉन्ग कम हो जाना, या यूँ कहें कि एक तिहाई 33% नेट लॉन्ग कम कर लेना 15 दिनों में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बाजार खराब नहीं है। आप एक चीज़ और देखिए, अभी भी हम 11,400, 11,500 की रेंज में, करेक्ट, और 22,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में। नो डाउट हम 25,000 के आसपास बैंक निफ्टी में नहीं है, और नहीं 11,800 के आसपास, 700 के आसपास निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में तो कहीं कोई खराब भी नहीं है। अभी भी हम सिर्फ 300 पॉइंट ही नीचे हैं, 400 पॉइंट ही, 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे हैं टॉप से 11,794 जो हमने बनाया। बैंक निफ्टी पर हमने 25,223 का जो हाई बनाया वहाँ से 3,000 पॉइंट नीचे। तो बैंक निफ्टी में भले ही साइजेबल करेक्शन हुआ हो, निफ्टी में तो कोई साइजेबल करेक्शन भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बाजार इतना मजबूत है, उसके बावजूद एफआईएस ने अपने इंडेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशन कम किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफआईएस को बैंक निफ्टी पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी नेट लॉन्ग जो इंडेक्स में, इंडेक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ निफ्टी, इंडेक्स का मतलब दोनों है, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में तो ज़्यादा कम किए, और निफ्टी में भी अब वो खरीदने के मूड में नहीं है। इसका मतलब क्लियर कटेगा, अगर आप एफआईएस का मूड भांपने की कोशिश करते हैं तो वो ऊपरी स्तरों पर सेलर है, ये आपको साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब यही देखना होगा कि अब चूंकि इतनी पोजीशन कम करने के बाद एफआईएस ये कहना चाहिए कि नेट लॉन्ग के मामले में कम हो गए, एक तरह से कुछ हद तक ओवरसोल्ड हो गए। मैं इस डेटा को दूसरी तरह से ही देखता हूँ कि अब इतना बेच दिया, कितना बेच दोगे? क्या कोई 25-30% नेट लॉन्ग पे थोड़ी आ जाएंगे, 35% पे थोड़ी आ जाएंगे। तो अब एफआईएस के पास बेचने के लिए जगह भी कम बची है, ये एक अच्छा संकेत है, और उससे आप निचले स्तरों पर खरीदारी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगर 50-55% की रेंज में नेट लॉन्ग एफआईएस की रहती है तो आप नजर रखिए, और एक बार जैसे ही अगर किसी वजह से बाजार का मूड माहौल सुधरा तो हो सकता है एफआईएस फिर से खरीदारी करने की कोशिश करे। फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट इसमें कोई डाउट नहीं कि डेटा नेगेटिव है। एफआईएस ने जिस तरह से तेजी से इस सीरीज में 15 दिनों में ही अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन को बहुत कम किया, ये एक अलर्टनेस का संकेत है कि आपको ऊपरी स्तरों पर नहीं खरीदना है। ये इसको ऐसे देखिए कि एफआईएस ऊपरी स्तरों पर बिकवा लिए। अगर आप और एफआईएस को मुकाबला करना हो तो आपको पता है जीतेगा कौन, करेक्ट। और घरेलू फंड कोई खरीद नहीं रहे, 15 दिनों में कुछ नहीं खरीदा घरेलू फंड ने, हमेशा डेटा नेगेटिव आता है। तो न घरेलू फंड को खरीदना है, एफआईएस को ऊपर में बेचना है, तो हमें शूरवीर बनने का कोई मतलब नहीं है। लेवल से खरीदेंगे। 11,275, 11,175 आया था उस दिन, हमने स्ट्रांगली बोला था ले लीजिए, यहाँ से रिबाउंड है, मिल भी गया आपको, 200-300 पॉइंट मिल गए। अब वहाँ से आपको फिर से मौका मिलेगा
तो फिर से लेंगे, लेकिन 11,550 11,575 पे ले लेंगे तो पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो लेवल से एंट्री करनी, ये ध्यान में रखिए। पुट कॉल रेशियो 1.36 पर आया, घटकर कंफर्टेबल हो गए, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन और कम हुई, विक्स 2% बढ़ाए, चिंता की कोई बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो डेटा रीडिंग इस मार्केट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनिल जी का सबसे बड़ा पॉइंट है आज का। तो फिर इस हिसाब से देखें सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस स्पेशली जिनकी हैं, उन्हें आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? दीप, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है 11,325 पर अपना स्टॉप लॉस ले आए, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर दोनों के लिए, और 22,000 पर बैंक निफ्टी पर ले आए। बैंक निफ्टी पर मैं छोटा स्टॉप लॉस 100 ही पॉइंट का दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क चाहिए नहीं। बैंक निफ्टी अगर कमज़ोर है तो लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस लंबा रखना ही क्यों। कमज़ोर इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, मजबूत इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने के भी अपने अपने अलग अलग तरीके में कई बार बोलता हूं। तो अगर मार्केट मजबूत है और या इंडेक्स कोई मजबूत है तो उसमें आप शॉर्ट पोजीशन पर लंबा स्टॉप लॉस रखकर लंबा नुकसान करेंगे, ठीक है, वहाँ छोटा होना चाहिए। और अगर मार्केट कमज़ोर है और वहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस लंबा लगाएंगे तो ज़्यादा लंबा नुकसान करेंगे, क्योंकि मार्केट कमज़ोर है, एक आध बार ऊपर जाकर वापस नीचे आना है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी पर बहुत छोटा स्टॉप लॉस कर रहा हूँ। देखिए, निफ्टी पर मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 11,325 का। मैं चाहता तो 11,400 का भी रख सकता था, लेकिन नहीं, वहाँ पर दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं डेफिनेटली 22,000 का स्टॉप लॉस रखूँगा। 11,525 ऊपरी साइड पर आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी में, और 22,500 के ऊपर अब बंद करें। इस स्टॉप लॉस को हम मैंने नीचे खींचा है थोड़ा, बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस को 22,500 मेरे ख्याल से दीप काफ़ी है। 22,500 का स्टॉप लॉस आए ना, काट लीजिए, ये पार करे काट लीजिए, अब खत्म कर दीजिए अगर उसको, लेकिन उसके ऊपर बंद होना चाहिए। इंट्राडे में एक बार 22,650 चला जाए, बंद 22,500 के ऊपर होना, शॉर्ट काट लेनी चाहिए। जी दीप। ओके, तो ये 22,500 जो है वहाँ ये एक इंपॉर्टेंट सर है, यहाँ पर आप नजर रखिए अगर आपकी शॉर्ट पोजीशंस हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए सर? 11,325 11,375 की रेंज में आए तो निफ्टी खरीदिए। 11,275 का स्टॉप लॉस है, 11,425 475 525 550, बस यहाँ तक के टारगेट बहुत हो गए। तो इसमें खरीदारी करने में यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है, अगर उस रेंज में आए तो। रेंज में नहीं आए तो 9:08 पर जो ओपनिंग होगी उस पर मैं आपको बता दूंगा कि खुलते ही क्या करना है। बेचना है, बिल्कुल बेचना है। ऊपर मैं कल भी बोला था बेचना चाहिए, आज भी बोलूंगा बेचना चाहिए। 11,525 11,575 परफेक्ट रेंज है जहां पर आप शॉर्ट कीजिए। 11,650 आपका स्टॉप लॉस होगा। 11,475 425 11,400 तक के टारगेट के लिए अभी तक मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा आज। अगर रेंज टूटेगा तो फिर लेवल्स बड़े निकलेंगे, वो हम आगे दिन के दौरान डिस्कस कर लेंगे। बैंक निफ्टी खरीदिएगा आप 21,650 21,750 की रेंज में। 21,100 पर 22,100 पर बंद हुए हैं, तो मैं बहुत नीचे के लेवल दे रहा हूँ, 400-500 पॉइंट नीचे के, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन हुआ तो बड़ा होगा, ठीक है ना। और 21,500 तब आपका स्टॉप लॉस होगा। 21,900 22,000 22,075 और 22,200 ये आपके लेवल होंगे ऊपर के, जहां पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना। अब इसमें एक अगली लाइन और मैंने लिखी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और गौर करने लायक है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी के, जो स्क्रीन के सामने रहते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना जानते हैं, जल्दी से घूम जाते हैं, दोनों तरफ जिन्हें ट्रेड करना आता है, उन लोगों को 21,900 22,000 के रेंज में एक चांस लेना चाहिए बैंक निफ्टी खरीदने का। एक चांस वहां पर बनता है 21,900 22,000 में, वहां रुकिएगा, एक बार ले लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए 21,850 का, तो आपके 50-100 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क ना बने। 22,000 पे लेंगे तो 150 पॉइंट की रिस्क है, 21,900 पे लेंगे तो 50 पॉइंट की रिस्क है। इतनी सी रिस्क से एक चांस ले लीजिए, एक बाउंस के लिए खेलिए, तब 22,075 22,200 के आसपास का एक बाउंस बनेगा या 22,250 तक का बनेगा एग्जिट। तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 50 पॉइंट की रिस्क लेकर एक कॉन्ट्रा कॉल वहां ले लीजिएगा, और नहीं शांति से ट्रेड करने वाले हैं कि भाई हमें रिस्क नहीं चाहिए, लाइफ में पैसा बना तो नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन जाना नहीं चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट वाले हैं तो अपने लेवल का इंतजार कीजिए आराम से। भाई अगर आपको मछली पकड़नी तालाब में, तो अगर आप एक वो पेशेंट इन्वेस्टर की तरह रहेंगे तो आप अपना जाल डाल के, वो कांटा डाल के बैठे रहेंगे, आएगी फंसेगी तब तक ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। और बहुत एग्रेसिव नहीं, मुझे तलब लगी आज तो खानी है तो जाओ कूदो तालाब में, जाके अंदर से पकड़ के लाओ, हाथ में आ गई तो नसीब है। तो वैसा हाल है आपका। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कूद के खरीदिए, लेकिन रिस्क है, गीले होकर आ गए और मिला कुछ नहीं, वैसा ही वाला हाल है। अगर कूदे और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का ट्रिगर हो गया तो हो भी सकता है, लेकिन अगर आप
आराम से शांति से बैठने वाले ट्रेडर हैं कि लेवल से ही ट्रेड करूंगा, तो फिर आपको मैंने रेंज अलग से दे दी कि 21,650 21,750 की रेंज में आपको वहां खरीदारी करनी चाहिए। जो शॉर्ट करना चाहता है, प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट करने की रेंज तो बहुत परफेक्ट मिली है दीप, लेकिन वो लेवल आएंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं, और वो कहना मुश्किल भी है। 22,450 22,650 ऐसी रेंज है जहां मुंह में पानी आता है शॉर्ट करने के लिए, लेकिन अब वो लेवल मिलेगा क्या, मुझे डाउट है। 22,200 22,200 22,300 की रेंज में ही पसीने आएंगे बैंक निफ्टी को पार करने के लिए। तो अगर 22,200 300 पार करके 22,450 22,650 की रेंज में पहुंचना, तो वहाँ निस्संदेह आपको शॉर्ट करना है। 450 पे एक लोड, 550 पे एक लोड, 650 पे एक लोड, आराम से शॉर्ट करिए। 750 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 22,275 22,125 22,025 के 3 टारगेट के लिए ये आपके लिए आप शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके हैं और निचले स्तरों पर एक हाई रिस्क खरीदारी का मौका भी बनेगा बैंक निफ्टी पर। एस्कॉर्ट्स वायदा कारोबार के बैन में आ गया है। पीएनबी, वोडाफोन आइडिया और अपोलो टायर्स अब बैन से बाहर हैं आज के लिए, और 7 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में हैं। तो आज एस्कॉर्ट्स को मिला के कुल 8 स्टॉक्स वायदा कारोबार के बैन में आपको दिखेंगे। अनिल जी, एफआईएस डीआईएस काफी लंबे समय बाद दोनों न्यूट्रल पर हैं। कुछ संकेत यहाँ से देखने चाहिए और वायदा कारोबार के भी संकेत न्यूट्रल है। यहाँ से कोई लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं? दोनों संकेत देना ही नहीं चाहते दीप, इसलिए न्यूट्रल हुए हैं। देखिए, संकेत देना हो तो बताओ ना भाई, खरीदना है कि बेचना है। लेकिन न्यूट्रल का मतलब ये है कि अभी तक वो अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। देखिए, एफआईएस भी नेट लॉन्ग अगर 25% घटा चुके हैं तो दीप कितना बेचेंगे भाई। अल्टीमेटली ऐसा थोड़ी कि कोई भारत छोड़ो आंदोलन में सब कुछ बेच के चले जाएं कि वापस हम जाके अपने अपने देश में ही पैसा लगाएंगे, यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। करेक्ट। तो न्यूट्रल है, मतलब थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। 300 करोड़ की खरीदारी की है एफआईएस ने, जो छोटी है। अच्छा, मैं इसको पॉजिटिव मान भी लेता कि ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखिए कैश मार्केट में लगातार वो बिकवाली कर ही रहे हैं, इसलिए मैं इसे पॉजिटिव तो मान नहीं सकता एक दिन में। दूसरी बात ये 828 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं एफआईएस ने, ये बड़ी बिकवाली है। कल के मार्केट को देखते हुए बड़ी बिकवाली है दीप। अगर कल निफ्टी 24 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ और इंडेक्स बेचा, इसका मतलब क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी में एफआईएस ने बड़ी बिकवाली की है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। स्टॉक फ्यूचर 100 करोड़ के खरीदे हैं, तो नेट 400 करोड़ की कैश में खरीदारी है और 825 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली है। अब आइए, तब भी ये ठीक थे डेटा, लेकिन 407 करोड़ के जो इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हुए हैं दीप, ये नेगेटिव है। यहां पे दूसरी प्रॉब्लम है। और ये जो इंडेक्स ऑप्शंस खरीदे हैं, इसमें मैक्सिमम खरीदारी पुट में। अब पुट खरीदे तो कोई खुश होने की बात थोड़ी है। पुट कौन खरीदता है? जिसको नीचे जाने का डर हो बाजार का, राइट। तो पुट खरीद कर अगर एफआईएस आंकड़ा खरीदारी का दिखाएंगे तो मैं थोड़ी खुश होने वाला हूं। तो मुझे तो पता है आप क्यों खरीद रहे हैं पुट। तो इसका मतलब क्लियर कट है, इंडेक्स को लेकर, बाजार को लेकर एफआईएस अभी पॉजिटिव मूड में है नहीं, और घरेलू फंड भी खरीदने के मूड में आ नहीं रहे। हाथ थोड़ा रोका है कि 120 करोड़ का ही बेचा है, लेकिन इससे थोड़ी काम चलता है। हमें तो बाइंग का आंकड़ा चाहिए, खरीदेंगे तब तो मजा आएगा ना। तो अभी ट्रेडर्स ही संभाले हुए हैं जिम्मा कि भाई ठीक है, हम हमारे हिसाब से मार्केट को मेंटेन किए हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये आपके लिए एफआईएस के डेटा है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए डेटा की अंडरस्टैंडिंग। कोई लेवल सर वायदा कारोबार के संकेतों से जो निकल कर आ रहे हैं? 11,400 सबसे 1,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, छोटा लेकिन है 18 लाख शेयरों का जो हाईएस्ट है। इस पर नजर रखिए। 11,400 के नीचे आपके लिए कमजोरी का संकेत शुरू होगा और उसके बाद 11,300 अगला अहम सपोर्ट है ये वायदा कारोबार के लिहाज से। 11,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 26 लाख शेयरों का। अच्छा, 11,500 के कॉल्स में दोनों वीकली मंथली दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अब 11,500 के ऊपर, अगर 11,500 11,525 के ऊपर निफ्टी बंद होता है ना, तो भरपूर तेजी करनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आज की मेरी कमेंट्री से बायस नेगेटिव साइड पर दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपको खुश करने वाले के लिए और तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए भी मैं एक चीज़ दे दूं। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव ही सारी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। 11,500 के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है तो यह आपको अच्छी तेजी के संकेत भी देगा, क्योंकि आप क्लोजिंग बेसिस पर अटके हुए हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी 2 दिनों से 3 दिनों से 22,500 पार करके क्लोज नहीं हो पाया। निफ्टी 11,500 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, लेकिन निफ्टी कोई कमजोर क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल कमजोर क्लोजिंग दे दी, तो जो इंडेक्स की सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको चलना है। तो अगर 11,500 के ऊपर क्लोजिंग हो तो आज मैं खुद 320 पर आपको कहूंगा कि कल के लिए खरीद के जाइए। तो जिन लेवल्स पर क्लोजिंग होगी उसके हिसाब से हम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो डेटा बन रहे हैं वो ये बता रहे हैं 11,500 11,550 सप्लाई जोन है। जिस तरह से डेटा बने हैं वहां पर बिकवाली आनी है, ये वायदा कारोबार के डेटा में। बैंक निफ्टी
ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है दीप। इसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से क्या, मेरा फेवरेट इसलिए मैं जानबूझ के बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन 22,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की, जहां पर 7 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है बैंक निफ्टी में। अगर यहां से आप नीचे जाते हैं तो ये 7 लाख शेयर और इनफैक्ट 22,500 के लेवल पर 6 लाख शेयर ऑलरेडी पुट में खड़े हैं जो कल रिस्क पर आ गए, जहां 400 पॉइंट नीचे। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेडर्स फंस चुके हैं, ये साफ दिख रहा है। और अब जब तक बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर ना निकले, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज हो चुका है। बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज हो चुका है। 22,500 के ऊपर निकलकर बंद होगा तो ही बैंक निफ्टी में ताकत दिखेगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी 22,200-300 पर भी बिकेगा, 22,450 22,550 की रेंज में भी बिकेगा। और मजे की बात यह है कि बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल्स में वो 11 लाख शेयरों का 22,500 पर ही है। तो 22,500 अब माउंट एवरेस्ट हो गया बैंक निफ्टी के लिए। तो अब मूड माहौल हम कब बदलेंगे? 11,500 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग, 22,500 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ये हमारा मूड थोड़ा ठीक करेगी। और दोनों ने एक साथ कर दिया, समझो निफ्टी 11,500 के ऊपर बंद हो जाता है, बैंक निफ्टी फिर भी नहीं होता, तो मैं थोड़ा बेहतर होऊंगा। लेकिन दोनों एक साथ हो गए ना, तो फिर तो रॉकेट है, फिर तो जो मजा आएगा देखने लायक होगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जी दीप। चलिए अनिल जी, इंतजार रहेगा, मार्केट्स ये अहम लेवल्स कब क्रॉस करेंगी, पर एक्शन भरपूर होने वाला है, ये गारंटीड है। एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, कुशल, संदीप और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ। पूजा, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग पांशु, शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। कैश सेगमेंट से आज भी ढेर सारे नंबर्स हैं, इसमें स्पाइसजेट, डीबी रियल्टी, मैक्स इंडिया जैसी कंपनी आज अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा हेक्सा में डीलिस्टिंग के लिए बोली लगाने की आज आखिरी तारीख है और आज एप्पल अपने नए प्रोडक्ट्स की घोषणा कर सकता है, इस पर भी नजर रखिए। इसमें आईफोन 12, एप्पल वॉच सीरीज 6, आईपैड एयर 4 के लॉन्च की संभावना है, तो आज ये भी एक इवेंट है जहाँ पर कि आप नजर रखिए। कुछ नतीजों में कल नंबर्स भी ढेर सारे आए हैं। सेल के नंबर्स की बात करें तो नतीजे अनुमान से कमजोर, आय में 39% की गिरावट देखी गई है और मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। पीवीआर, ये कंपनी भी मुनाफे से घाटे में आई है और आय में करीब 98% की गिरावट देखी गई है। कामकाजी फ्रंट पर भी देखेंगे, ऑपरेशनल फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स कमजोर हैं। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स भी अनुमान से कमजोर, आय में 15% की गिरावट आई है, कामकाजी मुनाफा 90% घटा है कंपनी का और मुनाफे से घाटे में आई है। 226 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया। एनबीसीसी के नंबर्स भी कमजोरी हैं, आय में 64% की गिरावट और मुनाफे में 80% की गिरावट इस बार देखी गई है। इसके अलावा हुडको, यहाँ पर भी नंबर्स वीक ही हैं, ब्याज से आय में 3% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है और ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़ों में भी हल्की बढ़त इस तिमाही देखने को मिली है, लेकिन ये जो आंकड़ा हम आपको बता रही है साल दर साल का है। गति, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी और आय भी कमजोर है, 64% की गिरावट और 27 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया। आईटीआई, कंपनी का घाटा बढ़ा है, पिछले साल भी लॉस में थी, 61 करोड़ से बढ़कर अब 102 करोड़ हो चुका है और आय में 2.5% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। ओके, तो कई सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन दिखेगा नतीजों के दम पर। कुछ और अर्निंग्स हैं कुशल के पास। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। दीपांशु, तो सबसे पहले मिर्जा इंटरनेशनल फुटवेयर सेगमेंट से इसको देखें तो मुनाफे से घाटे में ये कंपनी भी आती हुई नजर आई है। 9.5 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बार 23 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही अगर आप मुंजाल ऑटो की तरफ भी नजर डालें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से यहाँ पर भी नंबर्स कमजोर हैं। इनका जो मुनाफा था 4.5 करोड़ का पिछले साल, अब 11.5 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया है और साथ ही कंपनी की जो आय है वो भी 29% गिरती हुई नजर आई है। श्रेय इंफ्रा नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है 46% गिरकर 23 करोड़ पर आता हुआ दिखा है और साथ ही कंपनी की जो कुल आय है वो भी 25% गिरती हुई नजर आई है। टेक सॉल्यूशंस क्वार्टर बेसिस पे आईटी कंपनी के 55% जो है इनकी रेवेन्यू गिरते हुए नजर आए हैं। साथ ही कंपनी का जो घाटा है 158 करोड़ से बढ़कर 242 करोड़ पर जा पहुंचा है। साथ ही रेमंड्स की तरफ नजर डालें तो यहां पर भी घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। 15 करोड़ का घाटा था पिछले साल और इस बारी 242 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है और जो इनकी आय है वहां पर भी 90% की फॉल हमें देखने को मिली है। जेबी केमिकल्स ऑन द सरप्राइजिंग फ्रंट यहां पर नंबर्स काफी शानदार रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर इनकी आय 17% बढ़ी है और साथ ही कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें दीपांशु तो 21.5% से बढ़कर 30% की मार्जिन सब कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिख रही है और मुनाफे में 92% का उछाल देखने को मिला है। बालाजी टेलीफिल्म्स नंबर्स कमजोर है, 61% आय गिरी है और साथ ही कंपनी का जो घाटा है वो कंपैरेटिवली लेकिन कम होता हुआ दिखा है। 42 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी 28 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, तो मिले जुले नंबर्स आप कह सकते हैं। ओमेक्स लिमिटेड रियल्टी स्पेस से मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है,
15 करोड़ का मुनाफे के मुकाबले 64 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। मैक्लॉयड रसल यहां पर घाटा बढ़ता हुआ दिखा है, 11 करोड़ का घाटा था, इस बारी 90 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। अनंतराज रियल्टी स्पेस से यहां पर नंबर्स जो है 2.4 करोड़ का मुनाफा था और इस बारी 7 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया। आय में भी 58% की फॉल दिखी है और अंत में फ्यूचर रिटेल यहां पर भी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी 562 करोड़ का घाटा इस बारी पोस्ट किया है और साथ ही कंपनी की आय में 73% तक की गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, तो जैसे जैसे नतीजों की डेडलाइन आ रही है, काफी सारे मिड कैप नतीजे हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ और नतीजे और खबरें हैं संदीप के पास। गुड मॉर्निंग संदीप, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एस्ट्रा माइक्रो नतीजों की जो बात आप कर रहे हैं, नंबर्स काफी चौंकाने वाले हैं। सेल्स में आप देखिए 3 गुना से ज्यादा की बढ़त है। 32 करोड़ वाली सेल्स बढ़कर आप देखिए 99 करोड़ आ गई। अबिडा लेवल पे यानी कि कामकाजी फ्रंट पे घाटे से मुनाफे में आई है। 4.5 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 4.25 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। और नेट लेवल पे भी आप देखिए घाटा कम हुआ है, जो 9.25 करोड़ था वो घटकर 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आ गए। 137 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, 1374 करोड़ की ऑर्डर बुक है और कंपनी कह रही है कि 450 से 400 करोड़ रुपए के आसपास के और ऑर्डर्स इनको इस साल देखने को मिल सकते हैं। और सेल्स की जो बात है, जो कि इस क्वार्टर में 99 करोड़ रही है, लेकिन 500 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स इस पूरे साल में करने की गाइडेंस दी है। तो नंबर्स बहुत अच्छे और गाइडेंस उससे भी अच्छा है। एमएमटीसी ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। 27.5 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 93 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। कामकाजी फ्रंट पे भी मुनाफे से घाटे में आई है और सेल्स में भी देखिए करीब 67% का ड्रॉप आपको नजर आएगा। ओमेक्स ऑटो यहाँ पे भी कंसोलिडेट पे कंपनी मुनाफे से घाटे में आई। 29 करोड़ का मुनाफा था, घाटा हो गया ये 11 करोड़ रुपए का। और नेट लेवल कामकाजी फ्रंट पे भी देखिए 15 करोड़ रुपए का जो मुनाफा था, उसके सामने 9 करोड़ रुपए का कामकाजी घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। और सेल्स में भी आप देखिए 87% का ड्रॉप इस बार साल दर साल देखने को मिला है। कुछ खबरों की बात करें तो पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स, इनका जो ओपन ऑफर का भाव है उसमें बदलाव किया गया। पहले 39 रुपए 10 पैसे था, उसे बढ़ाकर 45 रुपए किया गया है। और जो ऑफर साइज है 26%, उसे भी बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। पहले ये 7.5 लाख शेयर थे, अब 92 लाख शेयरों का ऑफर बढ़ाकर कर दिया गया है। इंडियन हाउसिंग फाइनेंस उन्होंने QIP के जरिए 683 करोड़ की रकम जुटाई है। 196 रुपए 37 पैसे ये भाव तय किया गया है, जो कि जो फ्लोर प्राइस था उससे 5% डिस्काउंट पर किया गया। और उसके साथ साथ अपडेट ये भी है कि इन्होंने ऑकनॉर्थ बैंक में 82 करोड़ का अतिरिक्त जो स्टेक है वो बेचा है। पहले भी आपको याद होगा 10 सितंबर को उन्होंने ऑकनॉर्थ में 440 करोड़ रुपए पर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची थी। वेदांता यहाँ पे जो नतीजों पर कल बोर्ड बैठक होनी थी उसे आज जो होनी थी उसे टाल दिया गया है। 30 सितंबर या उससे पहले अब ये जो बोर्ड बैठक है वो होगी नतीजों के ऊपर। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। सरकार ने जो शुगर एक्सपोर्ट के नियम हैं जिसमें इनको सब्सिडी मिलती है, उन शर्तों को आसान कर दिया है। 90 दिन की बजाय अब कंपनियां जो सब्सिडी क्लेम है उसे 180 दिन में भी कर सकती हैं। और देरी से किए गए जो क्लेम है उनकी भी जो रकम है सरकार की ओर से अदा की गई, जो कि 270 दिन तक हो सकता है। अगर 180 दिन के बाद भी देरी से क्लेम किए जाते हैं तो 10% कटौती के साथ ये जो क्लेम्स हैं वो शुगर कंपनियों को मिलेंगे। तो पूरा स्पेस आज फोकस में रहेगा। फाइजर पे नजर रखिए, इन्होंने एक अपडेट दिया है कि फेज 3 ट्रायल का जो डेटा है वो ये अक्टूबर तक प्रेजेंट करेंगे, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। और इसी के साथ साथ एस्ट्राजेनेका, इन्होंने भी कहा है कि यूके में अपना जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि यूएस में अभी भी ये ट्रायल्स हैं वो नहीं शुरू हुए हैं। इनसाइडर ट्रेड्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसे आप एस के नाम से भी जानते हैं, इनके प्रमोटर हैं विजय अग्रवाल। उन्होंने 10 से 11 सितंबर के बीच में 76,801 शेयर एक्वायर किए हैं। और मन इंफ्रा, यहाँ पे भी मनन शाह इनके प्रमोटर है। पहले भी खरीदारी के नंबर्स आए थे, अब भी देखिए 11 सितंबर को इन्होंने 2 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे। मिड कैप्स भरपूर एक्शन आपको इस पूरे स्पेस में मिलेगा खबरों और नतीजों के दम पर। आइए देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले आप देखिए HCL टेक, कल मिड क्वार्टर अपडेट्स के बाद आप देखिए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 820 से बढ़ाकर 895 कर दिया है। वहीं CLSA ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य 850 से बढ़ाकर 870 कर दिया है। 793 कल की क्लोजिंग है।
टीसीएस पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 2580 के लक्ष्य के लिए ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल की अगर आप क्लोजिंग देखें तो 2485 रुपए के आसपास है। कल 10% का मूव देखने को मिला था अशोक लेलैंड में। इन्होंने जो एलसीवी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 80 से बढ़ाकर 85 कर दिया है। लेकिन क्रेडिट स्विस थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 69 रुपीस के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस की एक बढ़िया रिपोर्ट है सीमेंस पर, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य दिया 1350 रुपए का, 1240 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि एबीबी के मुकाबले अगर आप देखें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर मॉर्गन स्टैनली की एक बढ़िया रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2280 रुपए के लक्ष्य लिए, 1736 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि अगले 60 दिनों में स्टॉक के प्राइसेस में तेजी देखने को मिल सकती है। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है एमएनएम फाइनेंस पर, और यहां पर भी सेम तर्क दिया गया है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है एसबीआई लाइफ पर, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट जिन पर आज आपको एक्शन दिखेगा। ढेर सारी रिपोर्ट और दमदार रिपोर्ट भी है। आइए करते हैं शुरुआत, और पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं बाय करके चलूंगा हैवेल्स को, 669 का बंद है, 663 का मेरा 1% का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा 684 का टारगेट होगा आज और कल में। ओके, हेवल्स में खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, आपका क्या इरादा है? अनिल जी दीप वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा भी खरीदी करने का ही इरादा है, पर कैश काउंटर है। कंसे नेरोलैक पेंट्स में पिछले 2-3 दिनों में हमने पहले एशियन पेंट्स में रैली देखने को मिली, फिर अब बर्जर पेंट में देखने को मिली। वो अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में चलती नजर आ रही है। कल इसने एक बहुत अच्छा शानदार ब्रेकआउट दिया है कंसाई ने। तो मेरा मानना है कि 518 का क्लोज है, तो इधर बाय करने की सलाह है। 505 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 1 से 2 दिनों में 556, 560 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 555, 560 तक जाने की तैयारी कंसाई नेरोलैक की, ये किरण जी को है पसंद। आइए हिमांशु जी बताइए सर, आपका पसंदीदा स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज के लिए जो पिक ऑफ द डे है अनिल सर, वो कैश काउंटर है, और स्टॉक ऐसा है जिसने अपनी परफॉर्मेंस से मैं कहूँगा कि सबको आश्चर्यचकित करके रख दिया था, और एक टेक्निकल करेक्शन के बाद फिर से मुझे लगता है कि ये स्टॉक तेजी के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है आरती ड्रग्स। मुझे लगता है कि यहाँ पर टेक्निकल करेक्शन जो है वो पूरी होती हुई नजर आई है, और जिस तरह की स्मॉल और मिड कैप्स में दिवाली यहाँ पर शुरू हुई है, उसके चलते मुझे लगता है वापस से स्टॉक में खरीदारी बनते हुए देखने को मिलेगी। तो आरती ड्रग्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 3150 और 3280 ये दो टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिलेंगे, और 2860 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, तो आरती ड्रग्स में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई 2925 के आसपास हुआ है क्लोज। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात हिमांशु, दीपांशु। मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी, और एक बहुत ही शानदार स्टॉक मेरे हाथ लगा है, जिसको कल मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था अनिल जी। बहुत ही दमदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है टीम लीज के चार्ट पर। कल इसमें 2380 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी, जिसके ऊपर अंतिम क्षणों में बंदी आई, तो यहां पर एक ब्रेकआउट दर्ज हुआ है कल के ट्रेड में। मिड कैप स्टॉक है, टीम लीज पर मेरी खरीदारी की राय है। ब्रेकआउट से कुछ नीचे 2325 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2600 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 2725 रुपए का होगा। तो टीम लीज में मेरी खरीदारी की राय है। ओके, टीम लीज में यहां पर खरीदारी करें 2425 के आसपास, 100 रुपए नीचे 2325 का स्टॉप लॉस, और 2600, 2725 तक के टारगेट। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, आपका भी कोई पिक ऑफ द डे आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे वो है जिसपे अभी तक आपको छोड़ के पिछले 3 दिनों में किसी ने भी खरीदारी की राय नहीं दी है। तो अनिल जी गैस करना चाहेंगे स्टॉक का नाम? और अनिल जी सिर्फ जी बिजनेस की बात नहीं है, अक्रॉस ऑल मीडिया, सोशल मीडिया, किसी ने भी इस पे खरीदारी की राय नहीं दी है अभी तक आपको छोड़ के।
दीप जरा मदद कीजिए, ऐसा कौन सा स्टॉक है? अनिल जी, नैल्को हो सकता है। नैल्को पर आपकी खरीदारी आई थी और हाई कन्विक्शन कॉल आया था, तो शायद नैल्को लग नेशनल रहा है एल्यूमिनियम। मुझे। हाँ, नेल्को तो कल दिया था ना, नेल्को राइट। नेल्को है क्या दी बंसल जी? नहीं देखिए अनिल जी, नेल्को पे तो सुमित बगाड़िया जी, सारे पैनलिस्ट बार बार बाय कॉल देते रहते हैं। मेरा पिक ऑफ द डे है येस बैंक, जिसपे एकमात्र अभी तक आपने खरीदारी की राय दी है और दो चार बार अनिल जी व्यू शेयर करा है, बट फॉर्मल खरीदारी की राय मैंने कभी नहीं दी है। तो मेरी फॉर्मल खरीदारी की राय है येस बैंक पर 14 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कॉल क्लोज है। 17 रुपए 50 पैसे का टारगेट है। और डिस्क्लेमर है अनिल जी, अभी तक मैंने ये कॉल किसी को भी नहीं दिया है, पहली बार जी बिजनेस पे दे रहे हैं। बट हो सकता है अनिल जी आगे चल के कल परसों तरसों में हम क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पैटर्न आगे चल के जिस तरीके का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट देख के अगर रुका ना जाए, मुंह में पानी आ जाए, तब मजबूर हो जाएगा आदमी। बट एज ऑफ नाउ 14 रुपीज का स्टॉप लॉस, 17.5 रुपए का टारगेट, येस बैंक पे खरीदारी की रहा है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है यस बैंक। आपका अंदाजा एकदम सही है। हम लगातार एफपीओ के वक्त से कह रहे हैं और आपके चार्ट्स में भी है, और डेफिनेटली जी बिजनेस पर देने के बाद आप पूरी दुनिया में दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बंसल जी तो बिल्कुल आगे अपनी रिकमेंडेशन बनाए रखें। आइए वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। शर्मा साहब का भी पिक ऑफ द डे पूछते हैं उनसे। सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर। जी नमस्ते अनिल जी। और जब मिड कैप का जमाना है तो ऑब्वियसली उसी के अंदर से पिक मैं लेके आया हूँ। आमतौर ऑप्शंस पर देता हूँ, लेकिन ये एक टेक्निकल पिक है, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये है क्वेस्ट कॉर्पोरेशन। ओके। तो कल इसने अपना एक ट्रेंड लाइन को पार किया जो नीचे से है, अच्छे खासे वॉल्यूम से, और कर ये 10% के सर्किट पे बंद हुआ। दोपहर को वो सर्किट लगा था, फिर खुला, फिर वापस लग गया। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी एक करीब 2 महीने से जो आराम फरमा रहा था, अब ये आ गया है लाइन पे। तो मेरे ख्याल से इसमें लगातार आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ। 410 रुपये 90 पैसे की जो क्लोजिंग है वो आपका बाइंग प्राइस हो गया, और आप जो भी खुलेगा वहाँ पे आप ले सकते हैं। 390 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 505 रुपये। ये अगले 3 महीने का एक पोजिशनल ट्रेड है। ध्यान रखिए, ये एक इस मार्केट के अंदर आपको 10% प्रॉफिट भी जाने नहीं देना है। तो आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेलिंग बना लें, और अगर मैं हूं या कोई दूसरा भी अन्य जो है हेल्प करने वाला जीपी, उससे पूछ के एक बार दोबारा आप इसमें स्टॉप लॉस पूछ सकते हैं, पर ट्रेलिंग अवश्य बना लें। तो ये एक हाई कन्विक्शन पिक पोजिशनल ट्रेड में। बहुत ही बढ़िया। तो ये बेहतरीन स्टॉक क्वेस्ट कॉर्पोरेशन वीके शर्मा साहब की तरफ से आपके लिए आज खरीदारी करने के लिए। आज से कैश का जमाना है। एक वागले साहब को छोड़ दो जिन्होंने हेवल्स का आज कॉल दिया है, उसके अलावा कंसाई नेरोलैक किरण जी का, आरती ड्रग्स हिमांशु जी का, कुणाल जी का टीम लीज, राकेश जी का भी अब यस बैंक कैश में रह गया, और क्वेस्ट कॉर्पोरेशन फिर से कैश का स्टॉक। तो सारे कैश के स्टॉक्स आ रहे हैं। तो फिर सुमित जी से भी चेक कर लें, सुमित जी का इरादा क्या है। सुमित जी नमस्कार, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेल मेरे पास जो स्टॉक है वो भी ऐसा ही है, स्पाइस जेट के अंदर यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। स्पाइस जेट के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से तेजी बनेगी, और ऊपर के अंदर स्टॉक 58 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। स्पाइस जेट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 52-53 रुपए के आसपास स्पाइस जेट में अच्छा बाय बनता है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 50 रुपए के आसपास है। तो जब तक 50 रुपए का लेवल टूटेगा नहीं तब तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ऊपर में 58 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के लेवल स्पाइस जेट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो स्पाइस जेट कल भी रिकमेंड किया था सुमित जी ने, और उसके ठीक पीछे के पीछे इंडिगो भी रिकमेंड किया था वागले साहब ने। हालांकि आज खबर जरूर है कि जो इनके वो विमानों की जांच की जाएगी, इंडिगो विस्तारा के, वो तो ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से तो जांच करनी चाहिए, होनी भी चाहिए, और उससे स्टॉक पर इम्पैक्ट भी नहीं आता। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं कि नहीं तो विमानों की जाँच के लिए तो लोगों को लगा अरे ये खराब खबर है। अरे खराब खबर क्या है, अच्छी खबर है, कोई खराब खबर नहीं, चिंता न करें। ओके, आइए अब कुछ स्टॉक्स है जिन पर एक राय ली जाए। सबसे पहले वीके शर्मा साहब, वेदांता। आज नतीजे आने वाले थे, बोर्ड बैठक होने वाली थी, लेकिन टाल दी गई है क्योंकि लोगों को बड़ी उत्सुकता भी है कि नतीजों के साथ डीलिस्टिंग पर भी कहीं कोई अपडेट हो, ये हो। मैनेजमेंट का कहना है कि अब सितंबर महीने में 30 सितंबर के पहले नतीजे भी दे देंगे, बोर्ड बैठक भी करेंगे। क्या करना चाहिए स्टॉक में, आपका क्या व्यू है? वायदा कारोबार के बैन में है वैसे तो स्टॉक, लेकिन फिर भी आपका व्यू जानना चाहता हूँ। वेदांता जी,
मेरा तो व्यू ये है कि ये कंपनी सस्ते में ली जा रही है इन्वेस्टर से, जो भी प्राइस उन्होंने दी है। अब नतीजे जो भी आएंगे वो ऑब्वियसली वो डीलिस्टिंग को की प्रोसेस को जो लोग चाहते हैं कि भी ये मतलब मजबूर कर देंगे आपको नतीजे भी कि आप उसको दे दें। मेरे ख्याल से ये कंपनी ऐसी है जो काफ़ी इसके अंदर वैल्यू है, आपको नहीं देनी चाहिए और आपको इसके अंदर बैठ सांप के तरह कुंडली मार के आप स्टॉक पे बैठ सकते हैं आराम से लंबी अवधि के लिए। द फैक्ट कि कोई प्रमोटर अगर अपने शेयर को डीलिस्ट कराना चाहता है, इससे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस उस स्टॉक में मिल ही नहीं सकता। और ये पूरी मेटल की जो तेजी है, डॉलर की जो वीकनेस है, उसके साथ साथ ये मुद्दा चलेगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर आप बैठे, फिर नतीजे आप अपने आप जजमेंट ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास है तो आप इसको रखें। ओके, हेक्सावेयर ये दूसरा स्टॉक है, क्या इसमें रीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, लेकिन 350 रुपए के आसपास इन्होंने फ्लोर प्राइस रखी थी, स्टॉक 400 के ऊपर निकल कर टिक गया। आज आखिरी दिन है डीलिस्टिंग में शेयर देने का, तो शर्मा साहब अगर कुछ अंदाजा दे पाए कि हेक्सावेयर में 425 पर है, किस लेवल पर डीलिस्टिंग में ऑफर देना चाहिए, या 425 का भाव ठीक है, डीलिस्टिंग में सरेंडर किया जाए स्टॉक को? जी, मैंने इसको उस दृष्टि से इस स्टॉक को नहीं देखा है, लेकिन हमारा इस स्टॉक के अंदर अभी भी होल्ड का ही विचार है और आप चाहें तो दे सकते हैं, पर अगर आप रखेंगे भी तो भी मेरे ख्याल से आपको अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा और समय शायद इसकी जो प्रक्रिया है वो शायद और भी बढ़ जाए, हायर डिविडेंड भी आपको आगे चल के मिले। ओके, तो ये है आपके लिए हेक्सावेयर पर आया।